Hello everyone, welcome back to our channel EduSciTech classes. In today's session, we are going to explore and we are diving into the world of Greek drama. Guess which Greek drama? Greek drama setting the stage for one of the most iconic play. Iconic play is Oedipus Rex by Sophocles. Okay, but before we get into the play itself, इस play को begin शुरू करने से पहले, what is important here? Uh, we should understand a bit about origins of Greek drama. Means we should know कि origin क्या नहीं तो सॉरी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए लाइक ग्रीक ड्रामा था तो ओरिजिन कहाँ से हुआ था ओके इवॉल्व कैसे हुआ ग्रीक ड्रामा क्योंकि शुरुआत से तो एकदम परफेक्ट फॉर्म में हमारे पास नहीं था तो इवॉल्व हुआ होगा जिस फॉर्म में हमारे पास उससे पहले कैसा था फिर उसका इवॉल्व कैसे हुआ ये उसका सिग्निफिकेंस क्या था ओके व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस एंड द की एलिमेंट्स दैट शेप दिस आर्ट फॉर्म तो इस ये जो आर्ट फॉर्म थी इसको शेप करने के लिए okay, इसको शेप करने के लिए वे कौन से की एलिमेंट्स थे ओके सो दिस बैकग्राउंड विल हेल्प यू टू अप्रिशिएट द प्ले इटसेल्फ एंड इट विल आल्सो हेल्प कि आप ग्रैस्प कर पाओ इजीली इन अ बेटर वे एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट स्पेशली फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव ओके कोई भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता है कॉन्टेक्स्ट या फिर कैसे उसका ओरिजिन था तो आप इजीली कैन एनकाउंटर एनी क्वेश्चन ओके आपका अप्रोच भी अच्छी रहेगी उसको क्वेश्चन को करने के लिए तो अब हमें ये वाला प्ले शुरू करना है Oedipus Rex by Sophocles but before get into the play itself, what we do? We will do background exploration. Okay. So one more thing that after some background information, we will also introduce Sophocles in today's session itself. Sophocles, who was one of the greatest tragedians of ancient Greece, and see how his works, particularly Oedipus Rex, made a lasting impact on it. Okay. So first we will cover some historical background. Okay. After that we will do introduction of Sophocles, and then the characters, and then summary. Okay. होप आप सबको ये सब क्लियर हुआ होगा कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ओके सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस सेशन ओके सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीक ड्रामा ओके ओरिजिन एंड द फेस्टिवल यहाँ पे ओरिजिन से हमारा क्या मतलब है कि ग्रीक ड्रामा एमर्ज अराउंड 6th सेंचुरी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो हमें क्या रहता है कि 6th सेंचुरी के अराउंड ये ड्रामा बिगिन हुआ होगा ओके किस टाइम पर मोस्टली ये ड्रामा जो हुआ करते थे जो प्ले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है अभी तक हमने एपिक किया था एपिक हमने ये नहीं देखा कि कहीं पे इनेक्ट हो रहा है या फिर प्ले ओके तो ये जो ड्रामा था जो ये परफॉर्म किए जाते थे किस टाइम पे किए जाते थे प्राइमरली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ओके जो फेस्टिवल्स थे वो किसके ऑनर में थे यस ऑनरिंग डायनीसियस ओके डायनीसियस कहाँ थे कहाँ का वो थे ओके तो ये और सिटी कौन सी थी एथेंस में ठीक है इन गॉड के लिए जो फेस्टिवल इनके ऑनर में जो फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किए जाते थे वहां पर इन ड्रामास को ट्रेजेडीज को प्ले की जाती थी ओके परफॉर्म की जाती थी दीज फेस्टिवल्स फीचर्ड कॉम्पिटिशंस अब यहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते थे उस टाइम पर वहां पर फेस्टिवल्स में कॉम्पिटिशंस होते थे ओके यस तो कंपटीशन में क्या होता था वहां पे प्ले राइट्स आते थे अपने जो ड्रामा होते थे उसको प्रेजेंट करते थे ओके और ड्रामा मोस्टली कैसे प्रेजेंट करते थे कि 3 प्ले होंगे ओके 3 ट्रेजेडीज फॉलोड बाय अ सटायर ओके इसी अगर कोई वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है या कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो उसको क्या करना होता था कि 3 ट्रेजेडीज को रिप्रेजेंट करेंगे पहले वे और फिर उसके बाद में एक सटायर होना चाहिए था ओके तो ओरिजिन आपको पता चल गया 6th सेंचुरी के अराउंड उसका ओरिजिन था और परफॉर्म कब किए जाते थे फेस्टिवल में ओके डायनेसिस के लिए वहां पे एथेंस में एक सिटी थी ओके और जो गॉड है ओके गॉड डायनेसियस इन एथेंस सिटी में अब यहाँ पर हमने ओरिजिन देख लिया फेस्टिवल देख लिया फॉर्म क्या थी वहां पे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां पे आपको 3 ट्रेजेडीज दिखानी पहले फिर बाद में एक सटायर होगा ओके नेक्स्ट इज कंपटीशन एंड द जजिंग जो प्ले राइट्स होते थे वे वहां पर आते थे कम्पीट करते थे और उसके बदले में उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिलते थे ओके वहां पे फिर हाई स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता था कि वहां पे आप आर्ट अपनी आर्ट दिखा रहे हो स्टोरी टेलिंग होती थी ओके जज जो होते थे वहां पे क्राइटेरिया बेस्ड था उसके ऊपर इवेलुएट करके वहां पे ये सारी चीजों को किया जाता था नेक्स्ट इज कल्चरल सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या थी वहां पे ड्रामा की मैं 6th सेंचुरी में ड्रामा रिप्रेजेंट किया वो भी इतने अच्छे तरीके से कि पूरा प्रॉपर वहां पे फेस्टिवल में अरेंज किया जा रहा है कॉम्पिटिशंस तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या थी ड्रामा जो थे वो सर्व करते थे कम्युनल एक्सपीरियंस वहां पे जो कम्युनिटीज थी तो ये क्या रिप्रेजेंट करते थे कम्युनल एक्सपीरियंसेस फोस्टिंग सिविक एंगेजमेंट रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल वैल्यूज क्या करते थे रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल वैल्यूज
ओके और जो थीम्स थी वो भी मोस्टली किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती थी, जैसे हमने शुरू से ही पढ़ा है कि जो पहले के वर्क्स थे वो मोस्टली किस चीज से इन्फ्लुएंस होते थे, रिलीजियस, ओके, रिलीजियस हीरोइक डीड्स एंड एपिक में भी हमने पढ़ा है वॉर्स, तो ये सब चीजें सेंटर में होती थी, रिलीजियस मिथ्स, हेरोइक वॉर्स, ओके, तो यहाँ पर भी क्या थीम्स थी मोस्टली कि वहाँ पे मिथ्स पे बेस्ड होते थे, मिथ्स, मॉरल डिलेमास, ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मॉरल डिलेमा को शो किया जाता था, एंड द ह्यूमन कंडीशन में वही चीज जो हमने इलियड के टाइम पे पढ़ी थी कि फ्री विल एंड द फेट, ओके, गॉड्स इंटरवेंशंस, तो इसमें क्या होता था जब भी वहाँ पे प्ले करते थे, ड्रामा परफॉर्म होता था, तो जो ऑडियंस थी वे भी पॉन्डर करते थे, लाइक एनकरेज करते फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, मिथ्स से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, ये क्या होते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं, ओके, तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया है पीछे, ओरिजिन कैसे हुआ था, 6th सेंचुरी, प्लीज मेक योर ओन नोट्स, उसमें आप ये नोट डाउन कीजिए कि 6th सेंचुरी में था, फेस्टिवल किसके ऑनर में था, डायनीसियस, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में भी, इवन एथेंस में जो वे था कैसे परफॉर्म करना, वहाँ पे 3 ट्रेजेडीज पहले सटायर होता था, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, जीतने वाले को अवार्ड्स भी मिलते थे, कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पे कम्युनल एक्सपीरियंस शो होते हैं, यहाँ पे सोसाइटल वैल्यूज, थीम्स क्या थे, रिलीजियस, रिलीजन, मिथ्स, हेरोइक वॉर, मॉरल डिलेमा एंड द गॉड। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, ओके, उस टाइम पे ड्रामेटिस्ट जो शुरुआत जो की थी, क्योंकि हम ग्रीक ड्रामा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट कौन थे, तो फर्स्ट इज एस्काइलस, एस्काइलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है, ओके, फादर ऑफ ट्रेजेडी, इन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या इनका, इन्होंने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसको याद रखना, फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्काइलस को कहा जाता है, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ओके, तो कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था ड्रामा में, ओके, जो भी प्ले होता है, तो यहाँ पर सेकंड एक्टर को क्या था, अलाउइंग फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स, पहले क्या था कि सिर्फ एक ही है वो डायलॉग को बोल रहा है, कभी इस चीज को एक्ट कर रहा है, कभी इस चीज को एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या करा, सेकंड एक्टर आ गया, फिर हमारे जो डायलॉग डिलीवरी थी वो और कॉम्प्लेक्स हो गई, इंटरेक्शन उसके अंदर बढ़ गया था, ओके, इनके नोटेबल वर्क्स कौन से हैं इसको देख लीजिए आप, ओरेस्टिया ट्रायलॉजी, ओके, तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एग्जाम के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके वर्क्स क्या हैं, ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, ओके, तो नोटेबल वर्क्स कौन से यहाँ पे, इनकी ट्रायलॉजी में कौन कौन से वर्क्स आते हैं, एगामेम्नन, लिबेशियन बेयरर्स एंड द ह्यूमेनिड्स, ओके, नेक्स्ट वर्क क्या है इनका, प्रोमीथियस अनबाउंड, सॉरी, प्रोमीथियस बाउंड, इस पे कितने सारे वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड है, कहीं ना कहीं इनसे वर्क से आइडिया लिया हुआ है, हमने इसको कहाँ पढ़ा था, हमने ओविड का वर्क किया था लास्ट टाइम, तो उसमें भी हमने पढ़ा था इसकी स्टोरी प्रोमीथियस की, ओके, नेक्स्ट वर्क क्या है, 7 अगेंस्ट थीव्स, सप्लायंट्स, पर्शियंस, 7 अगेंस्ट थीव्स अगेन, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन, ओके, स्टाइलिस कौन है, फादर ऑफ ट्रेजेडी, इन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन क्या है इनका मेन, सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स शुरू हुआ था यहाँ से, ओके, सो नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट इज सोफोक्लिस, Sophocles is a leading figure in Greek tragedy. Okay, what was the contribution of this dramatist is that is known for his character development. यहाँ से क्या होता है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया थर्ड एक्टर इन ड्रामा, सो सेकंड एक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Aeschylus and the third actor was introduced by Sophocles. So note it down here. Sophocles made significant use of scenery. यहाँ पे ये अलग से इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सीनरी का यूज शुरू किया इन द स्टेज क्राफ्ट, ओके, प्लीज इस चीज को आप ध्यान में रखें कि फर्स्ट सेकंड एक्टर कैसे, फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन थे, सोफोक्लिस, अब मोस्टली बच्चों ने सोफोक्लिस की ही ट्रेजेडी को रीड किया है, हमारे जो सिलेबस में है वो हम सोफोक्लिस की ट्रेजेडी को रीड करते हैं, तो उस पर भी टिक करके आ जाएंगे फादर ऑफ ट्रेजेडी में, बट फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन थे, स्टाइलिस, सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाया, नेक्स्ट इज इन्होंने सीनरी का यूज, ओके, स्टेज क्राफ्ट, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है, इडिपस रेक्स, एंटिगोन, इलेक्ट्रा, एजेक्स, द वुमेन ऑफ ट्रैकिस, Philoctetes and the collected fragment with various incomplete plays. Okay, one more thing कि ये जो ड्रामेटिस्ट है, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ ये 7, 6 और 9 प्लेस लिखे हैं, इन्होंने काफी सारे प्लेस लिखे हैं, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी प्लेस थे हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, बट वी हैव ओनली 7 और 9 आउट ऑफ 120 और 140. Okay, next dramatist is Euripides. Okay, Euripides is known for psychological depth. Okay, important dramatist में हमारे पास 3 names हैं. Okay, first is Aeschylus, Sophocles and third one is Euripides. ये सारे के सारे ट्रेजेडियंस हैं, इसको याद रखना आप, अगर कॉमेडियन की बात आ जाएगी तो एस्ट्रोफेन अलग आ जाता है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, मैंने शायद इसके अंदर इंक्लूड किया था, नो, ओके, तो ये आप ट्रेजेडियंस में याद रखेंगे, इसके अलावा ग्रीक वन मोर इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट, ओके, एस्ट्रोफेन्स हैं, उनके वर्क्स आई थिंक एस्ट्रोफेन्स, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज सर्च इट, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेशन, एस्ट्रोफेंस, ओके, सो यूरिपिडीज किस चीज के लिए फेमस है, साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट, ओके, इनका मेन
इन्होंने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इन्होंने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, और प्रेजेंट क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हीरोइन। ओके, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब क्या होता है आपको बताया था पहले भी, हीरो। और एंटागोनिस्ट क्या हो जाता है? यस, एंटागोनिस्ट इज विलन। ओके, दिस वन वर्ड। ओके, मोस्टली जो क्वेश्चन आ जाता है पीवाईक्यू में भी है कि फॉइल कैरेक्टर क्या होता है। तो फॉइल कैरेक्टर में मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हीरो के अगेंस्ट में ले जाते हैं, लेकिन वो विलन नहीं होता बल्कि इसके अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ओके, तो ये विलन नहीं है एग्जैक्टली, फॉइल कैरेक्टर इज नॉट विलन ऑफ द वर्क। सो आपको ये चीज याद रखना है, यूरोपिटीज ने किस चीज के लिए फेमस है, साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल के लिए, एंड इन्होंने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स को उस टाइम की भी इवन। और किसको रिप्रेजेंट किया था, फीमेल प्रोटैगनिस्ट को। अगर आपको वर्क्स याद हो, अगर नाम भी सुन रखे हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट मीडिया, ये नाम बहुत ज्यादा, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ अ रेगुलर कॉलेज, तो मीडिया बहुत ज्यादा बड़ा आता है, रेफरेंसेस में यूज किया जाता है। बेकी, हिपोलिट्स, इलेक्ट्रा, वुमेन ऑफ ट्रॉय, एंड्रोमेक, हेराक्लिस, आयरन, रेसिस, सप्लाइज। आप इसमें देखो, आई थिंक ये अलग लिखा गया। ओके, आप इस चीज को, जो इंपॉर्टेंट बॉक्स है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, मीडिया, इलेक्ट्रा, वुमेन ऑफ ट्रॉय, आपको ये वर्क्स याद रखना है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एक बार रिवाइज कर लीजिए हमने क्या देखा है। इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, फर्स्ट एस्काइलस, जिन्होंने, जो फादर ऑफ ट्रेजेडी है, सेकंड एक्टर को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, इंटरेक्शन जिससे और ज्यादा बेटर हो गया था, कॉम्प्लेक्स डायलॉग शुरू हो गए थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में आप इसको याद रखना, प्रोमीथियस फाउंड को। सोफोक्लिस ने क्या किया था, थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था, सीनरी एंड स्टेज क्राफ्ट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो वर्क्स हैं इनके ये हैं, इडिपस रेक्स, एंटीगोन, इलेक्ट्रा एंड द एजेक्स। आफ्टर दैट वी हैव यूरिपिडीज, जिनका क्या था, फीमेल, ओके, फीमेल सेंटर्ड वर्क थे हमारे पास इनके। सडन हमने इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि कैसे ओरिजिन हुआ था, किसके ऑनर में ये परफॉर्म किए जाते थे, वहाँ पे पैटर्न क्या था, पैटर्न क्या था कि 3 ट्रेजेडी देनी है, फिर बाद में एक सटायर को रिप्रेजेंट करना है। ओके, फिर 3 ड्रामेटिस्ट पढ़ लिया, एक जो कॉमेडियन है, और ये जो 3 ड्रामेटिस्ट थे ट्रेजेडियन थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो टेल Aristophanes. I think who was, yeah, is this right name? Yes. Okay, Aristophanes who was comedian. Okay, Greek. So let's move to एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम अलग से भी रीड करेंगे, पर मैंने यहाँ पे क्योंकि हम ड्रामा कर रहे थे तो ये इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल के वर्क्स, पोएटिक्स, पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने ड्रामा, ट्रेजेडी, ओके, इनके अकॉर्डिंग यही था। जो ग्रीक थे उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स थे। मीन्स उन्होंने जो लिटरेरी वर्क्स थे उनका जो डिवीजन क्या था, वो क्या था, ट्रेजेडी में कॉमेडी एंड सटायर। एंड ट्रेजेडी को उन्होंने हाईएस्ट पोजीशन पे रखा था कि ट्रेजेडी सबसे ऊपर है, फिर सटायर, फिर आफ्टर दैट कॉमेडी। ओके, तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स एक वर्क लिखा था। ये सब हम ग्रीक पढ़ रहे हैं इन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में। ओके, एरिस्टोटल का वर्क है पोएटिक्स। पोएटिक्स में उन्होंने क्या बताया है ट्रेजेडी को लेके, ये लिखा कब था, 4th सेंचुरी बीसीई में। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगर आप कभी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुरू करते हो, मोस्टली ये यहीं से शुरू होता है। इससे पहले पहले प्लूटो, ओके, जैसे सुक्रेट्स थे, फिर उसके बाद प्लूटो, प्लूटो के स्टूडेंट कौन थे, एरिस्टोटल। पोएटिक्स को कंसीडर किया जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फर्स्ट अर्लीस्ट वर्क्स में, इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या किया था उन्होंने, कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी के क्या कंपोनेंट्स हैं उसको उन्होंने डिस्कस किया था। ओके, लेट्स डिस्कस एलिमेंट ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 6 एलिमेंट्स बताए थे हमें। फर्स्ट क्या है, प्लॉट। आपको क्या याद रखना है, एक तो नेम ऑफ 6 एलिमेंट्स, और उसके बाद उनके ग्रीक नेम्स लाइक प्लॉट, मिथ्स। मिथ मींस होता है, मिथ क्या होता है, एक नॉन फिक्शन काइंड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पे से आइडिया लगा सकते हो कि आप प्लॉट क्या है, मिथोस है, अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट की जो भी आप चीजें बता रहे हो एक प्लॉट में कौन सीक्वेंस में हो, ओके, सीक्वेंस में। कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये हार्ट ऑफ एनी वर्क था ट्रेजेडी का, ओके, सोल ऑफ ट्रेजेडी। सोल ऑफ ट्रेजेडी है इनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट शुड हैव अ बिगिनिंग। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी कोई एक प्लॉट होता है उसमें एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए, और उसके बाद एक एंड। इट इन्वॉल्व्स यूनिटी एंड द कॉजेलिटी। ओके, यहाँ पे क्या बताया था उन्होंने प्लॉट में, कि एक तो प्लॉट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किस ट्रेजेडी का, और ट्रेजेडी में हमेशा एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडल और एक एंड। ओके, ऐसा नहीं कि उन्होंने बीच में खत्म हो गई स्टोरी, तो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज, सॉरी यहाँ पे क्या रह गया, इंडिविजुअल्स इन द प्ले हु स्ट्रेस एंड मोटिवेशन ड्राइव द प्लॉट। उसका ये कहना था कि जो प्लेज में इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट, कोई भी अगर एक्शन हो रहा है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस प्लॉट को आगे बढ़ाने में। ओके, ऐसा ना हो कि वहीं पर है या फिर पीछे जा रहा है। शुड इवोक पिटी एंड फियर। वो कहता है कि जो प्लॉट है आपकी, जो स्टोरी है, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो कोई सामने ऑडियंस सुने तो उसको उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस इवोक हो। ओके, एक कथारसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस पे पीवाईक्यू बहुत ज्यादा बने हुए हैं। कथारसिस क्या होता है, पिटी एंड फियर, जो लास्ट में हमारी इमोशंस इवोक होता है उसको बोलते हैं कथारसिस। तो जो हमारी इमोशंस होता है, लाइक कोई आप स्टोरी देख रहे हो, स्टोरी देखने के बाद आपको बाद में बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा सिंपैथी फील हो रही है, उसके लिए तरस आना, या फिर डर लगना, आपके अंदर फियर को वो इवोक कर रहा है, तो कहते हैं ये प्लॉट अच्छा है अगर ये सब चीजें ऑडियंस के साथ हो रही हैं, अगर वहाँ पे कथारसिस हो रहा है। ओके, कथारसिस मींस क्या, कि पिटी एंड फियर इवोक प्रोजेक्शन ऑफ आवर इमोशंस। ओके, प्लॉट आपको समझ आया, प्लॉट इंपॉर्टेंट है, सोल ऑफ एनी
वर्क, ओके। एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो प्लॉट है। प्लॉट को ग्रीक उसमें मिथोस कहा गया है। उसकी एक बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चीज हो रही है वो आगे, जो तुम्हारा प्लॉट है कहीं ना कहीं उसको आगे कर रहा हो, ठीक है, मोटिवेट कर रहा हो। उसके अलावा उसके अंदर कथारसिस होना चाहिए ऑडियंस में। इसको हम ट्रेडिशनल ड्रामा भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल ड्रामिक एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रेडिशनल ड्रामा के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन मॉडर्न ड्रामा, ओके, इन मॉडर्न ड्रामा, तो वहां पे आके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एब्सर्ड थिएटर या फिर उसके आगे वाला एपिक थिएटर, वहां पे ये वाले जो रूल है कि कथारसिस होना चाहिए, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। वे कह देंगे कि नहीं, ऑडियंस में क्यों ऐसे इमोशंस आने हैं, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि सामने सिर्फ और सिर्फ एक प्ले चल रहा है, ओके। तो वे उसको एज अ ऑडियंस देखेंगे, तो वहां पे एक फोर्थ वॉल, ओके। ट्रेडिशनल ड्रामा में कथारसिस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मॉडर्न में एपिक में आ जाएंगे, जब हम एब्सर्ड में आ जाएंगे, तो वहां पे एक फोर्थ वॉल क्रिएट हो जाती है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू आए हुए हैं। होप आपको ये क्लियर होगा। Next is thoughts. So first element was plot. Second element was ethos. Sorry. Okay. फर्स्ट प्लॉट हो गया मिथ्स का, सेकंड कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर में क्या था आपको कि जो ऑडियंस है उनमें पिट एंड फियर इवोक होनी चाहिए उन कैरेक्टर की परफॉर्मेंस के बाद, ओके। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जब वे वहां पर इनेक्ट कर रहे होंगे उस किसी सीन को, तो हर एक सीन का मतलब यही होना चाहिए कि वो उस प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है, ओके। नेक्स्ट इज थॉट। थॉट में क्या होता है कि उनकी क्या थॉट है, क्या थीम है, आर्ग्यूमेंट कैसी है, मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हो थ्रू कैरेक्टर्स डायलॉग, ओके। इट रिफ्लेक्ट्स मॉरल एंड फिलोसॉफिकल डायमेंशंस ऑफ द प्ले। तो ये प्ले की कौन सी डायमेंशंस को शो करती है? मॉरल एंड फिलोसॉफिकल। जो प्ले राइट है वो किन थॉट्स को अपने दिमाग में रख के तब अपने वो मॉरल्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। मतलब नॉट एक्जेक्टली मॉरल्स, वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, ओके। सो ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ डिक्शन। डिक्शन में क्या होता है? चॉइस ऑफ लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज को चूज कर रहे हो, स्टाइल, नॉट लैंग्वेज में एक्जेक्टली यानी कि आप हिंदी इंग्लिश, बट किस वर्ड्स को, ओके, मेटाफर्स, नॉर्मल, सिंपल लैंग्वेज, ओके। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल क्या है आपका यूज इन द डायलॉग, इन्फ्लुएंस द टोन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चॉइस ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल, टोन एंड द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द प्ले। नेक्स्ट इज मेलोडी। मेलोडी को क्या बोला है? मेलोस रिफर्स टू म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कोरस, ओके। मेलोडी में क्या आ जाता है? कोरस। यहाँ पे कोरस की बात आई है तो मींस ग्रीक ड्रामा में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये कोरस। जब वहां पर एक कैरेक्टर था, ओके, सबसे शुरू में जब वहां पे सिंगल कैरेक्टर हुआ करता था एक्टर, तब भी कोरस थे और अभी भी। आगे जाके कोरस का थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन शुरू में कोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब शुरू बिगिनिंग हो रही है तभी कोरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ सेट करते हैं जो स्टेज को है एक्शंस के लिए, सीन्स के लिए, कैसे कैसे क्या होगा, ओके। इट्स रोल इन एनहांसिंग द इमोशनल एक्सपीरियंस। और जब कोरस का क्या रोल था, जब कोई भी सीन हो रहा है तो पीछे से, अगर आपने आजकल के मॉडर्न रियलिटी शोज देखे होंगे तो उसमें भी होता है ना, पीछे ड्रम बजा देते हैं, कपिल वगैरह शो में एकदम से, तो उससे क्या होता है, इमोशनल जो एक्सपीरियंस होता है वो एनहेंस होता है, ओके। जो स्टेज होता है, जो भी चीजें होती है, वो उसको और ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा कर देती है। जैसे अगर कोई उदास है तो उस पे सैड म्यूजिक चला दो, ओके, तो और ज्यादा उस पे वो हो जाता है उदास में, ओके। कंट्रीब्यूट टू द रिदम मूड ऑफ द परफॉर्मेंसेस। तो ये कहीं ना कहीं रिदम के अकॉर्डिंग चलता है, मूड के अकॉर्डिंग चलता है। मूड किसके? परफॉर्मेंसेस के। जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके मूड के अकॉर्डिंग कोरस का जो है अपना चेंज कर लेता है। कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ऐसे याद रखो, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ओके। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकल्स। सो स्पेक्टेकल्स में क्या होगा? द विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स क्या होता है? यस यस, कि जो प्रोडक्शन में वहां पे चीज चाहिए होती है, लाइक सीनरी, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज क्राफ्ट। तो बोलता है कि अगर आप कभी भी कोई ड्रामा परफॉर्म कराने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे विजुअल एलिमेंट्स होने चाहिए। लाइक अगर आपको ग्लूमी शो करना है समथिंग, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ है या फिर वहाँ पे अच्छे अच्छे फूल है, फ्लावर्स है, लाइट कलर्स है, तो आप क्या करोगे? डार्क कलर्स से शो करोगे, तो ओके, क्योंकि आपको ग्लूमी, ठीक है, ग्लूमी एनवायरनमेंट शो करना है, तो आपके विजुअल एलिमेंट्स कैसे होंगे? सैड से होंगे, डार्क कलर्स यूज किए जाएंगे, सीनरी कैसी होगी, कॉस्ट्यूम्स उसके अकॉर्डिंग होगी, स्टेज क्राफ्ट। तो उसने कहा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्रामा के लिए, वही लेस इंपॉर्टेंट देन प्लॉट कैरेक्टर। वो कहता है कि प्लॉट और कैरेक्टर से तो ये कम इंपॉर्टेंट है, पर पार्ट है, ओके। इट एड्स टू द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द प्ले। ये एक प्ले जो होता है ना, इसका इंपैक्ट को अच्छे से बढ़ाता है, ओके। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है 6 एलिमेंट्स, सो लेट्स रिवाइज एंड क्विकली। सो फर्स्ट इज प्लॉट। प्लॉट को क्या बोला है? मिथोस बोला है। प्लॉट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसमें बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड होना चाहिए इसमें एक। नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स क्या करते हैं? जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उस प्लॉट को आगे बढ़ाने में। और जो कैरेक्टर्स जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो पिटी एंड फियर को इवोक कर सके ऑडियंस को। और पिटी एंड फियर इमोशंस को इवोक करने के उसको क्या बोलेंगे? एक कथारसिस, ये ग्रीक वर्ड है। देन थर्ड इज थॉट। थॉट को क्या बोला है? डायनिया। इसमें क्या होता है? क्या थीम्स, क्या आर्गुमेंट एंड मैसेज को कन्वे करना चाह रहा है प्ले राइटर और ड्रामेटिस्ट, एक्जेक्टली। नेक्स्ट इज डिक्शन। डिक्शन को क्या कहा जाता है? लेक्सिस। किस लैंग्वेज एंड स्टाइल को यूज किया है, क्या टोन थी, क्या इमोशनल इंपैक्ट है प्ले का। नेक्स्ट इज मेलोडी। मेलोडीज कोरस के लिए यूज किया है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स के लिए, जो उस प्ले को और ज्यादा बेटर बनाता है। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकल्स, वहां पे विजुअल एलिमेंट जरूरी है। तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स किसके अकॉर्डिंग है? प्लूटो के अकॉर्डिंग, ओके। 6 एलिमेंट्स में आपको पता चल चुका है। जल्दी से रिवाइज बताइए आप स्पीड में। फर्स्ट इज प्लॉट, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड इज थॉट, फोर्थ इज यस डिक्शन, फिफ्थ यस यस ट्राई
गेट थॉट, डिक्शन, मेलोडी, यस, वेरी गुड, स्पेक्टेकल। देन नेक्स्ट आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक ड्रामा। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग में छह एलिमेंट्स है हमारे पास, 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। नॉट एक्जेक्टली एलिमेंट्स, यहाँ पे हम एलिमेंट्स का यूज नहीं करेंगे, हम बताते हैं कि ग्रीक ड्रामा में क्या इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा वो तो एक स्ट्रक्चर में चीज आ जाती है। स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बोला, जैसे अब हमारे पास होता है कि पहले कोई एक एक्शन है, ओके, कोई भी ड्रामा जब शुरू होता है, ये एलिमेंट्स ऐसे नहीं कि आप एक्शन उसमें मत वो करना, कोई भी जब प्ले होता है तो देयर इज बिगिनिंग, ओके, फिर उस एक्शन का राइज होता है, राइजिंग एक्शन, फिर जब वो बिल्कुल क्लाइमैक्स, ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, क्लाइमैक्स होगा, देन उसके बाद में डाउनफॉल एंड लास्ट में एंड। अगेन ओके, तो 5 स्टेप्स है। कोई भी अगर प्ले हो रहा है, कोई भी ड्रामा है, तो हमेशा उसमें क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कि आपको सबको इंट्रोड्यूस करा रही है, ये है, फिर धीरे-धीरे एक्शन राइज करेंगे, स्टोरी आगे बढ़ेगी, जब वो अपनी पीक पर होगी तो तभी वहाँ पे क्लाइमैक्स आ जाएगा। ओके, जो हम सोच रहे होंगे जो भी है उसके अपोजिट अगर जाना हो, क्लाइमैक्स आने के बाद में वहाँ पे डाउन, ओके, फॉलिंग एक्शंस आने शुरू हो जाएँगे और फिर लास्ट में एंड हो जाएगा। एंड को अगर वो ट्रेजेडी का एंड है, तो उसको क्या बोलते हैं आप वो बताइए, अगर आपको पता है, और अगर किसी कॉमेडी का एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं वो बताइए? यस, प्लीज़ ट्राई। यस, यस, यू कैन ट्राई। यहाँ पे ये जो सेशन है ये आप ही के लिए है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। यस, ओके, पहले तो आपको पता चल गया 5 होते हैं। 5 में आपको पहले बिगिनिंग है, फिर राइजिंग एक्शन, देन क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड लास्ट में आपका एंडिंग हो जाएगी। बिगिनिंग, राइजिंग, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड एंडिंग। अगर ट्रेजेडी का जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ। जो कॉमेडी का होता है उसका एंड को क्या बोलते हैं? डिनोमेंट। सॉरी फॉर माय राइटिंग, डू आई नीड टू राइट इट अगेन? वेट, ओके। ट्रेजेडी को उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ, ओके, एंड कॉमेडी को क्या बोलते हैं? डिनोमेंट। ये दोनों ही हमारे पीवाईक्यूज हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेजेडी के एंडिंग को ये बोलते हैं एंड कॉमेडी को ये। तो स्ट्रक्चर में अगर हम ग्रीक के से देखें तो उसमें भी यही है कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ रहा है, इसको हमने क्या बोला था, बिगिनिंग हो रही है। नेक्स्ट एंट्रेंस ऑफ द कोरस, कोरस आ जाएगा, आगे कॉन्टेक्स्ट बढ़ेगा, प्लॉट आपका आगे चलेगा, तभी फिर एपिसोड मेन एक्शन हो जाएगा। मेन एक्शन को हमने क्या बोला कि क्लाइमैक्स अनफोल्ड होगी, जो चीज है वे अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में एक्शन क्या होगा, आपके फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाएगा और लास्ट में आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने बता दिया आपको कि ट्रेजेडी के कंक्लूजन को क्या बोलते हैं और कॉमेडी के कंक्लूजन को क्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है ग्रीक ड्रामा का? कोरस। कोरस क्या होता है? एक ग्रुप होता है, वो क्या करता है, कमेंट करता है, ओके, प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है कि लाइक ये ऐसा होना चाहिए। अगर आपने टीएस एलियट का वर्क पढ़ा हो, मर्डर इन द कैथेड्रल, तो उसमें भी कोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो कमेंट करता है कि अब क्या होने वाला है, क्या हो गया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसे करके, ओके, ऑन द वे रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो भी एक्शन वहां पर हो रहा है उस पर कमेंट पास करेंगे। वे रिफ्लेक्ट करेंगे कि सोसाइटल वैल्यूज कैसी हैं, लाइक जब वो चर्च में थे, मर्डर हो गया था थॉमस उसका, तो उस पर कैसे किया था, सोसाइटल वैल्यूज क्या हर्ट हुई है, नहीं हुई, एंगेज विद द ऑडियंस। तो कोरस क्या होती है, वो डायरेक्टली एंगेज होती है ऑडियंस के साथ। ओके, एक्टर्स अपना प्ले कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, और कोरस किसके साथ एंगेज होती है, ऑडियंस के साथ। सर्व एज अ मॉरल एंड इमोशनल गाइड, लाइक ये प्ले चल रहा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तभी बीच में कोरस आ जाता है, फिर ये बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे शो करते हैं कि देखो लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इमोशनल गाइड थ्रू आउट द प्ले। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड स्टाइल। उस टाइम पे यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, ओके, मेटाफर्स यूज करना, इमेजरी यूज करना, एनहेंस इमोशनल रेजोनेंस। जब वे इन चीजों का यूज करते थे क्या होता था, एनहेंस होती थी जो ड्रामा है, जो उस प्ले की ब्यूटी, ओके। फॉर्मल डायलॉग्स ऑफन इंक्लूड ड्रामेटिक आयरनी। इस आयरनी को आपको अच्छे से रीड करना है, जब हम फिगर ऑफ स्पीचेस करेंगे तो तब हम आयरनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयरनी 3 टाइप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयरनी होती है। फर्स्ट इज सिचुएशनल, ओके, आयरनी होती है, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। ओके, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए आयरनी क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग, और मींस अपोजिट। जो भी हम कहते हैं इट मींस अपोजिट ऑफ दैट थिंग, तो ये क्या हो जाता है, आयरनी हो जाता है। आयरनी पे इंपॉर्टेंट वर्क भी लिखा है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी, तो आपको साइड बाय साइड उसको भी रीड करना चाहिए कि लाइक आयरनी पे किसने वर्क्स लिखे हैं। ओके, क्लीन ब्रूक ने भी पैराडॉक्स वर्क लिखा है, क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, आई थिंक ऑल्दो हमने प्लान किया था कि आज हम सोफोक्लिस के इंट्रो को भी करेंगे, बट ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ओके, कर लेते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट्स हो गए। ओके, इट विल टेक ओनली 3 और 5 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, तो हमने क्या डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर हो गया, कैसे 5 ऐसे होता है, राइजिंग, फॉलिंग, एक्शन, ये सब चीजें हमने, कैटास्ट्रोफ, मोमेंट, ओके, देन सोफोक्लिस। सोफोक्लिस हमने क्या इनका बॉर्न circa 496 BCE, कोलोनस, एथेंस। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्टिल वी आर डिस्कसिंग दिस। वन ऑफ द थ्री, ये इस चीज को याद रखना कि जो शुरू के 3 एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं उनमें वन ऑफ द वाज सोफोक्लिस। ओके, तो ग्रीक ट्रेजेडियंस में एक सोफोक्लिस भी है। इनके कुछ ही प्लेस सर्वाइव किया, ऑल्दो इन्होंने लिखे थे 124 विक्ट्रीज हैं। ओके, ये इन्होंने compete किया था डायनीसिया फेस्टिवल में, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स को भी विन किया था। 24 विक्ट्रीज, अगर 24 है तो आप 3 के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। रोट ओवर 120 प्लेस, इन्होंने 120 प्लेस के अराउंड लिखे थे, लेकिन हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ 7 कंप्लीट ट्रेजेडीज है जो इन्होंने लिखी हुई है। ओके, इन टुडेस टाइम देयर आर 7 ट्रेजेडीज दैट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशन क्या था इनका, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कराया था, सीनरी, स्टेज क्राफ्ट, एनहेंस विजुअल स्टोरी टेलिंग,
ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये रहे नोटेबल वर्क्स क्या थे? एडिपस रेक्स, एंटिगोन, इलेक्ट्रा, एजेक्स, a woman of Trachis, Philoctetes, and the collector fragment. In the next session, we will do हमारे जो सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए सिर्फ होगा एडिपस द रेक्स। ओके, सो आज हमने इसका बेसिक बैकग्राउंड कर लिया है, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज कर लिया हैं 3, उसके अलावा हमने क्या किया अभी? यस, सोफोक्लस इंट्रो, हमने एरिस्टोटल की पोएटिक्स का भी ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो कवर कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। I hope this introduction to Greek drama and Sophocles has given you a clear understanding and the understanding of roots of literary form and why Oedipus Rex is such significant work. Okay, in next session we will explore characters. Okay, in next session what we will do? What will we do is characters and summary of this play. Okay, make sure you go through your notes. I'll see you in the next class. So until then, happy studying. Thank you.